नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में नेपाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर बैन लगाया गया है और इसी बात को लेकर के यहाँ के जो यूथ लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देखेंगे 10-15 लोगों की तो डेथ हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कितने लोग घायल हुए होंगे और ये जो तादाद है आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है जैन जेड प्रोटेस्ट। जैन जेड का मतलब वो यंग जो 28 साल से कम उम्र के हैं। मंडे मतलब 8 सितंबर को ही आज की हम बात कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स लोग कैपिटल काठमांडू में बहुत बड़े नंबर में आए। आप बोल सकते हैं कि यंग लोगों की फ्लड आ गई वहाँ। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में बहुत झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी के माध्यम से उनको भगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्लैशेस हुआ है जिसके चलते चलते 14 लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं। हजारों यंग लोग जिनको जैन जेड प्रोटेस्टर्स बोला जा रहा है पार्लियामेंट के बाहर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। कई तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए ही यहाँ पर पहुँच गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये प्रोटेस्ट हुआ है और बड़े पैमाने पर बच्चे लोग यहाँ पर शामिल हुए। ये बताता है कि लोग डेमोक्रेसी के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक हैं। पार्लियामेंट के बाहर सोशल मीडिया बैन का ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई तो अपनी स्कूल के यूनिफॉर्म में ही पहुंच गए हैं। कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस गए अंदर, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमको देखने को मिला। बांग्लादेश में तो तख्ता पलट हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। अब काठमांडू के कई बड़े हिस्सों में कर्फ्यू लग चुका है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेपाल के यूथ या फिर जैन जेड ने इस तरह स्ट्रीट पर इतना बड़ा मोबिलाइजेशन किया है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वालों ने पॉलिटिकल पार्टीज और उनके यूथ विंग से कहा है कि वो दूर रहें। मतलब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से कॉमन यूथ का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है जो कि सत्ता में आने के लिए इन लोगों का सहारा ले। कुल मिलाकर के यहाँ आप ये कह सकते हैं कि बच्चों ने प्रोटेस्ट खुद चालू किया। सोशल मीडिया बैन तो इमीडिएट ट्रिगर है, लेकिन नेपाल में बेचैनी कई टाइम से चलती आ रही थी, उसको एक प्रकार से यहाँ से हवा मिल गई, चिंगारी मिल गई। जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे गर्म हो रही हो और फिर आगे चल कर के वो बम के रूप में फट जाए। पिछले हफ्ते नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया साइट पर बैन लगा दिया, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। इतने पॉपुलर प्लेटफार्म हैं जहां लोग अपने विचार रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की समस्याओं का हल यहाँ पर लोगों को मिल जाता है। ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि इन कंपनीज ने गवर्नमेंट के एक पहले के ऑर्डर का पालन नहीं किया। इसलिए सरकार ने बोला कि अब बहुत हो गया, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हम आपको यहाँ पर बैन करेंगे। तो नेपाल गवर्नमेंट ने क्या काम किया? नेपाल गवर्नमेंट 1 साल से ज़्यादा टाइम से सोशल मीडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी वजह थी साइबर क्राइम का बढ़ते जाना, फेक न्यूज़ बढ़ रही है, मिसलीडिंग कंटेंट फैलाया जा रहा है। पिछले महीने नेपाल की टॉप कोर्ट के ऑर्डर के साथ आनविद गवर्नमेंट ने कंपनीज को एक फाइनल डेडलाइन दिया। क्या बोला? गवर्नमेंट के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करिए, गवर्नमेंट जो भी पोस्ट फ्लैग करे उसे रिमूव करने को आपको एग्री होना पड़ेगा। मतलब सरकार बोले ये पोस्ट नहीं चाहिए, ये हमारी आलोचना कर रही है, इससे हमारी सरकार गिर जाएगी, इससे हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसको हटा दो। जिन कंपनीज ने रजिस्टर नहीं किया उन्हें सरकार बैन कर दे रही है।
अब आप ये समझ लीजिए, ये जो छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं दोस्तों, इनका जो दबदबा है पूरी दुनिया में है। तो नेपाल तो एकदम छोटा सा कंट्री, इनके पास इतनी दौलत हो चुकी है कि वो खुद किसी एक देश की अर्थव्यवस्था के बराबर में है। तो वो लोग क्या किसी की सुनेंगे, ये कंपनियां इतना ज़्यादा। वहीं यदि हम रियूटर्स न्यूज़ एजेंसी के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो जिन कंपनीज ने रजिस्टर कर लिया वो बैन से बच गई। उनके नाम हैं टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निम्बज और पोपोलाइम। टिकटॉक पहले 2023 में भी बैन किया जा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करने के बाद फिर से उसको अलाउ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिटिक्स ऑफ द मूव। इस डिसीजन के जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट असल में सेल्फ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को सरकार कंट्रोल करना चाहती है पुलिस के माध्यम से। क्रिटिसिज्म को दबाना चाहती है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मजल, एंड प्रेस फ्रीडम को रोकना चाहती, कर्ब करना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये आज के टाइम में बहुत सारे जो फ्री प्रेस का काम करना चाहते हैं वो लोग अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलते हैं, और एक प्रकार से वो भी एक न्यूज़ का प्लेटफार्म की तरह बन जाता है। इसलिए यदि यूट्यूब को बैन कर दिया जा रहा है, कुल मिलाकर के आप प्रेस को बैन कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नेपाल की इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है और कई लोग अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर चलाते हैं। यदि सोशल मीडिया बंद हो गया मतलब हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। साथ ही जो नेपाली लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए सोशल मीडिया अपने देश और परिवार से जुड़ने का एक जरिया होता है। ऐसे में यदि बैन कर दिया जाता है तो देश की इकोनॉमी भी डाउन होगी, लोग अपने फैमिली से, परिवार से वीडियो कॉल के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से बात भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया बैन एक निशान है एम्बेलमेटिक नेपाल के बिगर प्रॉब्लम्स का। यूथ स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं उन्हीं 70 साल से ज़्यादा उम्र के लीडर्स से जिनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ है, जो 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के बाद से बार बार पावर में आते हैं जाते हैं और हमारा कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है कि अब इनको हटा दो। अब कुछ यंग लीडर पिछले कुछ सालों में फेमस हुए हैं, उनकी राइज में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये लोग अपनी पहचान बना पाए हैं और बहुत सारे ऑडियंस को ये जोड़ पाते हैं। जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। इस प्रकार से जो यूथ उभर कर के आए हैं यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से, ट्विटर की वजह से ही आए हैं, और उसी को यदि आप बैन कर देंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पीरियड में इनकम तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ जो आवाज़ उभर कर के सामने आ रही है, जो लीडरशिप निकल कर के सामने आ रही है, वो भी दब जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि शुरू में ये रैपर का काम करते थे, उन्होंने जेन जेड प्रोटेस्टर का सपोर्ट किया है। दूसरे हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ रवि लिमचाने, जो पहले टीवी एंकर और डिप्टी पीएम रह चुके हैं। इस सिनेरियो में गवर्नमेंट का मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना सस्पिशियस पैदा करता है। लोगों को शक होता है कि सच में आखिर मकसद क्या है। पार्लियामेंट में एक बिल भी आने वाला है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करेगा। इसके पहले ही यहाँ पर आप देखेंगे सरकार के एक प्रकार से कहना चाहिए प्रोटेस्टर लोग ने कान खड़े कर दिए हैं। मंडे की बात करें, प्रोटेस्ट के पहले की बात करें, यंग लोग सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट पोस्ट करते हुए रूलिंग क्लास के करप्शन और नेपो बेबीज़ के बारे में भी पोस्ट कर रहे थे।
नेपो बेबी का मतलब होता है नेपोटिज्म बेबी, यानी वो लोग जिनको फेमस पेरेंट या परिवार के कारण एडवांटेजेस मिल रहा है, मतलब परिवारवाद जिसको बोल सकते हैं। फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में है तो उनके घर वाले कहीं ना कहीं लग गए हैं या फिर पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। ये टर्म ऑनलाइन बहुत पॉपुलर रही। लोग फेमस फैमिलीज के यंग मेंबर की फ़ोटोज़ डाल करके सवाल कर रहे थे कि उनकी ऐशो आराम वाली लाइफ स्टाइल का पैसा कहाँ से आ रहा है। हमारी जेब से जा रहा है, हमारी टैक्स के पैसों से ये लोग ऐशो आराम कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि मंडे की जो रैली है इसके एक ग्रुप हामी नेपाल ने इसको ऑर्गेनाइज किया। काठमांडू पोस्ट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ग्रुप के चेयरपर्सन सुधान गुरुंग ने कहा है कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के एक्शन और करप्शन का जवाब है। नेपाल के यंग लोगों के पास गवर्नमेंट से अनहैप्पी होने के बहुत से रीज़न हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा पहुंच गया है, लोग इतना ज़्यादा सड़क पर उतरे हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, नेपाल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2024-25 की फर्स्ट हाफ में मात्र 4.9% थी, जो पिछले साल से बेहतर है। लेकिन ये नंबर पूरी पिक्चर नहीं दिखाती है। जॉब्स बहुत स्लो स्पीड से क्रिएट हो रही हैं। इनइक्वालिटी मतलब अमीरी और गरीबी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, जो क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर से और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर गरीब को ज़्यादा मारता है, अमीर को कम मारता है। कई सारे यंग लोग देश छोड़ कर के जा रहे हैं बाहर कमाई करने के लिए कि चलो यहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो हम नेपाल में क्यों रहें। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि नेपाल की ग्रोथ फॉरेन से भेजे गए पैसे पर निर्भर है, मतलब बाहर जो कमाई कर रहे हैं वो लोग पैसा भेज रहे हैं नेपाल को, लेकिन इससे देश में अच्छी क्वालिटी की जॉब नहीं बन पा रही है। इस वजह से एक साइकिल बन गई है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और लोग नौकरी की तलाश में फॉरेन जाते रहते हैं। अब बात करें, 82% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, मतलब छोटी मोटी मजदूरी कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिससे डेली की रोजी रोटी चल रही है, जो ग्लोबल और रीजनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, इन प्रॉब्लम के अलावा भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिली है। पावर सिर्फ 3 लीडर के पास में है, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो कि माओइस्ट सेंटर के लीडर हैं, शेर बहादुर देउबा 5 बार पीएम बन चुके हैं, इनके बीच घूमते रहती है। ये लोग आपस में अलायंस बनाते हैं और तोड़ते रहते हैं, कुल मिलाकर के रिजल्ट आ जाता है 0। असल में कुछ महीने पहले मार्च में भी नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उस टाइम कई लोग मोनार्की वापस लाना चाहते थे, मतलब राजा का शासन, राजतंत्र, डेमोक्रेसी नहीं, राजतंत्र को वापस लाना चाहते थे, ये कहते हुए कि नेपाल को रिपब्लिक बनाने का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने पहले रिपोर्ट किया है कि नेपाल के तकरीबन सारे सीनियर लीडर पर करप्शन का क्लाउड है। अब 2006 से एक कॉमन प्रैक्टिस चल रहा है, अगर कैबिनेट कोई पॉलिसी डिसीजन ले ले तो पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेशन से इम्यूनिटी मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है, चाहे उस डिसीजन में करप्शन ही क्यों ना हो। यहाँ पर नेताओं को आप जेल जाने से रोक रहे हैं। कुछ मेजर एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, जैसे कि केपी शर्मा ओली पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करने का केस लगा है। कोर्ट ने एक टी स्टेट को कमेरिकल प्लॉट में बदलने से मना किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया। तो जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन के आरोप लगे हैं, ठीक इसी प्रकार से और भी फॉर्मर लीडर रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। 3 अदर फॉर्मर पीएम्स की बात करें, जिसमें आते हैं माधव नेपाल 2009 से 2011 के टाइम पीरियड में, इसके अलावा बाबूराम भट्टाराई की बात करें
बाबूराम भट्टाराई, इसके अलावा खिलराज रिजवी, ये भी एक्यूज्ड हैं स्कैम टू गिव गवर्नमेंट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल। इन्होंने गवर्नमेंट ज़मीन को प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम सौंप दी है, इस प्रकार के एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स जो है ऑलरेडी से पेंडिंग चल रही हैं अगेंस्ट थ्री टाइम पीएम प्रचंड, ये जो 3 बार के पीएम रहे हैं प्रचंडा, फॉर illegally making billion by diverting money meant for Maoist guerrillas when they were kept in UN monitor cantonment during the peace process that began in late 2006। मतलब 3 बार पीएम रह चुके प्रचंड के खिलाफ में भी कंप्लेंट पेंडिंग चल रही है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2006 में पीस प्रोसेस के दौरान यूएन की नज़र वाले कैंटोनमेंट में रहे जो माओइस्ट गोरिल्लास हैं, इनके लिए आने वाले पैसे को डाइवर्ट करके अपने लिए इन्होंने क्या काम किया, बिलियन बना लिया। मतलब अपना जेब भरने का इन्होंने काम किया। इसके बाद अगले जो लीडर हैं शेर बहादुर देउबा, इनके ऊपर एयरक्राफ्ट परचेस में इलीगल कमीशन खाने का आरोप है। इनकी वाइफ आरजू राणा देउबा, जो अब नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पार्लियामेंट में ऑफन सवाल किए जाते हैं, अक्सर सवाल किए जाते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड से नेपाली सिटीजन को कागज़ों पर भूटानीज नेशनल बना करके यूएस में रिफ्यूजी के रूप में भेजने का काम किया है। मतलब यहाँ पर जो पुराने लीडर हैं, इनसे यंग लोग परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि अब यहाँ पर सरकार ऐसी आए जो कि उनके हिसाब से रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे मन में आता है कि नेपाल की गवर्नमेंट को आखिर क्या मिल जाएगा? क्यों नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर बैन लगा दिया है? ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पर उठते रहेगा। लास्ट थर्सडे को नेपाल की कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने रेगुलेटिंग अथॉरिटी को बोला कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे ISPs लाइक एनसेल, नेपाल टेलीकॉम को इंस्ट्रक्शन दें कि वो 26 प्लेटफॉर्म तक जो एक्सेस है उसको ब्लॉक कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे। जिन 26 प्लेटफॉर्म पर बैन लगा, इनके नाम आप देख सकते हैं कि ये कितने मजबूत और कितने टॉप क्लास के ऐप हैं। ये सभी फॉरेन कंपनीज हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें 7 दिन का टाइम दिया था कि वो अपने ऑपरेशंस नेपाल में ऑफिशियली रजिस्टर करिए और एक लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन आप अपॉइंट करिए जिससे गवर्नमेंट डायरेक्टली बात करेगी। अब आप देखेंगे कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट किया, अपहेल्ड किया। कोर्ट ने बोला था कि रेवेन्यू को रेगुलेट करने और मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़ को हैंडल करने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बैन लगाने को नहीं बोला था। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि वो इसके लिए प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क या रूल बना करके लेके आएगी। ये रजिस्ट्रेशन रूल्स तो बस शुरुआत है, इसके पीछे एक और बड़ा कानून है जो प्रपोज किया गया है और जल्द ही वो आने वाला विधानसभा किसके माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से। अभी उस सोशल मीडिया बिल पर डिबेट चल रही है। उस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई कंटेंट नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है माना जा रहा है तो उसके लिए जुर्माना और जेल तक की सज़ा हो सकती है। इस बिल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग इसे प्रेस फ्रीडम और डिजिटल एक्सप्रेशन मतलब ऑनलाइन अपनी बात कहने की आज़ादी के लिए खतरा मान रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि उनका मकसद है फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि नेपाल का सोशल मीडिया बैन कितना ज़्यादा वाइडली या फिर एक्सटेंसिव है, मतलब इसका रीच और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डेटा के अकॉर्डिंग नेपाल के 90% हिस्से में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है।
और आप ये देखेंगे फेसबुक इज़ द मोस्ट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विथ 87% मार्केट शेयर। ये वाली चीज़ हमको पता चली हिंदुस्तान के माध्यम से। मतलब 100 में से 87 लोग ऐसे जो कि फेसबुक चला रहे हैं। वहीं यदि हम एक्स का मार्केट शेयर बात करें तो ये 6% है। इसके बाद यूट्यूब का नंबर आता है। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप, एनजीओ एंड एक्टिविस्ट ने इस बैन की तुलना चाइना की सेंसरशिप से कर डाली है। मतलब जैसे चाइना में गवर्नमेंट इंटरनेट पर सख्त कंट्रोल रखती है, वैसे ही नेपाल में अब हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को बचाने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये डिसीजन न्यूज़ मीडिया की रिपोर्टिंग की एबिलिटी को रोक देगा और लोगों तक डेमोक्रेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाने में रुकावट पैदा करेगा। फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट ने इस स्टेप को सिटीजन के राइट्स को कमज़ोर करने वाला बताया है।